हेलो एवरीवन। 2000 एमसीक्यू की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज इकोनॉमी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में करा चुका हूं। आज कॉन्सेप्ट अधिक होंगे जो करंट अफेयर में न्यूज रही हैं, उसके आधार पर कॉन्सेप्ट प्लस आपका बेसिक पूरा इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, इसका आंसर दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रोमेट करेक्टिव एक्शन, ये मैं आपको बहुत अच्छे से अपनी क्लास में पढ़ाया हूँ। ढांचे के उन्नत प्रावधानों पर विचार कीजिए, मेरी क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है। पीसीए ढांचा केवल जमा लेने वाली एनबीएफसी डी पर लागू होता है, गैर जमा लेने वाली एनबीएफसी डी पर नहीं। यदि कोई बैंक रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में आता है तो आरबीआई उसे किसी अन्य बैंक के साथ विलय करने या बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। बात सत्य है। पूछा हमसे क्या है सही। पूंजी संरक्षण बफर में कमी को अब पीसीए के तहत उल्लंघन नहीं माना जाता है, माना जाता है। ये बात तो गलत कह दी इसने। और आज जो इकोनॉमिक क्वेश्चन होंगे वो थोड़े हार्ड लेवल होगा, तो ये मत सोचना यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा करता है, थोड़े से हार्ड लेवल भी एमसीक्यू बनाता है, इसलिए मैं इसकी भी प्रैक्टिस आपको देखो। मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड सेकंड हार्ड एमसीक्यू, या मतलब हर जगह से आपको मजबूत बनाने का काम मुझे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए। ये मैंने जस्ट अभी शायद कल या परसों की क्लास में पढ़ाया हुआ है, आर स्टार और वास्तविक रेट, ये दोनों ही मैंने पढ़ाए हुए हैं। और ये बहुत लंबे समय से भी चल रहा है करंट में। मौद्रिक नीति के संरक्षण के संबंध में कथनों पर विचार कर दीजिए। चलिए कर दीजिए। क्या पूछा है सही बताइए। एक स्थिर संख्या नहीं है और यह अर्थव्यवस्था की संभावित विकास दर के साथ बदलती रहती है। बात है। यह वैश्विक ब्याज दरें बढ़ती हैं तो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए घरेलू प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ, बात सही है। भारत में तटस्थ वार्षिक ब्याज दर का निर्धारण पूरी तरह से फिशर प्रभाव के आधार पर होता है नहीं। फिशर इफेक्ट क्या है, आइए बेसिक क्लास में और अच्छे से समझाएं, क्योंकि ये 20 मिनट की क्लास है, इसमें कुछ मेरी समय की सीमाएं हैं। और अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो आप ये लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ के समझ सकते हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी बेसिक में आपको अच्छे से क्लियर करूंगा जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। सॉवरन ग्रीन बॉन्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 स्टार 2026 प्री के लिए। प्राप्त आय को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है, फिर परियोजनाओं के लिए देखो मैंने आप बकायदा इसको पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है ना। परमाणु ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं को इस फ्रेमवर्क के तहत वित्त पोषण के लिए अपात्र माना गया है। ग्रीन बॉन्ड का यील्ड समान सरकारी बॉन्ड की तुलना में हमेशा अधिक होता है, देखो हमेशा लगा दिया तो बात तो गलत हो ही गई है। सी इसका आंसर है। बाकी आप बेसिक और यहाँ से पढ़ लीजिएगा, व्याख्या में मैंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और ऋण गतिशीलता के संदर्भ में देखो मैंने पहले कह दिया, आज एमसीक्यू हार्ड लेवल के हैं, क्योंकि यूपीएससी बनाता है हार्ड लेवल का एमसीक्यू इकोनॉमी से, है ना। और जहां से हार्ड कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन्हीं पर आधारित हैं। भारत का ऋण से जीडीपी अनुपात 2025 तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं की औसत से कम हो गया है नहीं, अधिक है। प्राथमिक घाटा शून्य होने का अर्थ है कि सरकार की उधारी पूरी तरह से केवल पिछले ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए। बात सही है, यह बेसिक है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय घाटे का अंतिम दर जीडीपी का 3% है। बात सही है, पूछा हमसे सही है। चलिए, आज क्लास थोड़ी 21 मिनट की भी हो सकती है क्योंकि एमसीक्यू हैं थोड़े बड़े। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो
के और तरलता प्रबंधन पर विचार करें। बताइए इसका आंसर। क्योंकि देखिए ये आपकी जो क्लास है ना, ये प्रैक्टिस क्लास है। यहाँ पे मैं ज़्यादा समझा नहीं सकता, आपको समझना है। आप बेसिक में समझिए और करंट में समझिए मेरे से आके, क्योंकि ये प्रैक्टिस है 2000 MCQ की। बाकी आप व्याख्या से पढ़ पढ़ के काम कर लीजिए। तो अब मैं बता रहा हूँ 75 MCQ आपको जिसमें आएंगे, जिसमें से थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाएगी तो 50 प्लस आप सही कर ले जाओगे, आपका प्री निकल जाएगा। सी सेट में आप 5 घंटे दो पर डे, है ना। मैंने आज कल की क्लास में बताया हुआ है अच्छे से किस तरीके से सी सेट को हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए। चलिए 5th का आंसर बताइए। पर बैंकों को RBI द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता। इसका उपयोग मौद्रिक नीति रुख को विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन बनाए रखने के लिए किया जाता है। केवल उन बैंकों पर लगाया जिनका एनपी, देखो बस शब्द पकड़ा, चीजें पकड़ी, बात पकड़ी, दो सही है तो ये लो कर दिया ना आंसर। इसी तरीके से करना है। बाकी आप चीजें नीचे पढ़ सकते हैं जो आपके बेसिक में अगर आप नहीं पढ़ पाए एनसीईआरटी से, क्योंकि ये एनसीईआरटी प्लस करंट का लिंक लेकर बनाया गया है। भुगतान संतुलन में करंट अकाउंट ये हटा दो, विचार करें, कथनों पर विचार करें, ठीक है, ये कर देना। सही को बताइए। इंडिविजुअल खाते में केवल सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात शामिल होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चालू खाते के घाटे को कम करने में मदद कर सकती है। सोने का आयात चालू खाते के इंटरनेट का हिस्सा है। चलो बाकी आपका नीचे चीजें दे रखी हैं। चलो इसका तो आंसर सब लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि आज के ही करंट अफेयर में मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आउट क्या होता है और इन क्या होता है, मैंने वहां पे दोनों चीजें समझाई हैं आज की क्लास में ही। चलो बताओ। यह प्रभाव तब और अधिक तीव्र होता है जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा हो। सही पूछा है हमसे। यह निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय को हतोत्साहित करता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि काउंटिंग आउट प्रभाव को कम कर देती है। इसका तो कोई लेना ही देना नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है इसकी। तो बताओ इसका आंसर। गुमराह कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। बात तीनों ही सत्य हैं। आज ही मैंने पढ़ा है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए ये भी मैंने अपनी क्लास में काफी पहले पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर बताओ। एंटी डंपिंग और काउंटर बेलिंग शुल्क के सूच में अंतर क्या है। दोनों को कंबाइन करके बनाया है क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। एंटी डंपिंग किसी विशिष्ट कंपनी के खिलाफ लगाया जा सकता है, जबकि काउंटर बेलिंग आमतौर पर पूरे देश या सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है। सही पूछा। इन शुल्कों का निर्धारण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उपचार महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा रुकिएगा क्योंकि MCQ है थोड़े डिफिकल्ट, थोड़ा सा मैं भी पढ़ लूं चीजों को सही से। ये शुल्क WTO के गैर भेदभाव सिद्धांत पर उल्लंघन माने जाते हैं। ये शुल्क WTO के गैर भेदभाव सिद्धांत का उल्लंघन माने जाते हैं। नहीं, WTO से कोई लेना देना नहीं होता इसका। इन शुल्कों का निर्धारण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। ये बात तो है सत्य। पहले में है मुझे कंफ्यूजन। किसी विशिष्ट कंपनी के खिलाफ लगाया जा सकता है, जबकि आमतौर पूरे देश या सरकार में। हाँ हाँ हाँ, चलो हो जाता है थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि जब शब्द होते हैं ना, इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है। इंग्लिश में तो बहुत इजी हो जाती है इकोनॉमी, आप ये बात याद रखना, ठीक है। और जहां आप इसको हिंदी में जाते हैं ना, क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पे हम हमारी समझ, अगर हम थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएं ना, तो गलती करने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं।
इसका आंसर है क्या? ऑफ बजट उधारी और बजट पारदर्शिता पर वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि ऑफ बजट उधारी को केंद्र और राज्यों के राजकोषीय घाटे की सीमा में शामिल किया जाना चाहिए। ये देखो आज की ही न्यूज में था, 17 फरवरी की, द हिंदू के फ्रंट पेज पे ही था। और बताइए, जब मैंने एमसीक्यू बनाया है, ये तो फरवरी 2025 के करंट अफेयर को मतलब बेसिक को लिंक करके बनाया है। इन उधारियों का उपयोग अक्सर खास सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी के भुगतान को टालने के लिए किया जाता है। इन उधारियों के लिए सरकार की गारंटी की आवश्यकता होती है। इसमें लिखा नहीं होती, होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसका आंसर बताइए। मुद्रा स्वैप और विदेशी मुद्रा भंडार, ये थोड़ा बेसिक प्लस करंट का लिंक करके मैंने क्वेश्चन बनाया। स्वैप व्यवस्था के तहत एक्सचेंज रेट का निर्धारण बाजार दर के बजाय समझौते के समय स्पॉट रेट पर किया जाता है, बात सत्य है। यह आरबीआई को वास्तविक विदेशी मुद्रा खर्च किए बिना बाजार में तरलता प्रबंधित करने की अनुमति देती है। स्वैप समझौते केवल देखो दीर्घकालिक भी होते हैं, ये बात तो गलत है, 1-2 सही है। चलो पढ़ के जाना, के सेप्ड रिकवरी 2026, प्री वालों पढ़ के जाना, बता रहा हूं। यह श्रम प्रधान क्षेत्रों की तुलना में पूंजी प्रधान क्षेत्रों के पक्ष में झुकी होती है। वित्तीय संपत्तियों जैसे स्टॉक की कीमतों में वृद्धि इसका एक प्रमुख कारक है। यह फिलिप्स कर्व के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करती है। तो जहां मैंने कहा था शब्दों का गेम होता है, पूरी तरह तो नहीं करती है। ये रहा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, होल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका आधार वर्ष जो अभी बात चल रही है वो बात चल रही है कि 2012 से 2024, और इसको मैंने कई बार इसको पढ़ा है और कर भी दिया गया। इसमें वस्तुएं 298 से समथिंग कितनी कर दी गई हैं, 380 या समथिंग कर दी गई हैं। मैंने अपने करंट अफेयर पढ़ाया था, उसको भी एक बार आप लोग जाके देख आइएगा। बाकी मैं करंट अफेयर के यहाँ पे एमसीक्यू ला रहा हूँ धीरे धीरे, उसमें भी कवर मैं करा दूंगा अच्छे से। चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का, डब्ल्यूपीआई में प्राथमिक वस्तुओं का भार विनिर्मित वस्तुओं से अधिक होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आवास घटक शामिल है जबकि डब्ल्यूपीआई में नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है। ये तो सही है। सीपीआई की गणना एनएसओ द्वारा की जाती है जबकि डब्ल्यूआई की गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा की जाती है। ये बात भी सत्य है, ये बात है गलत। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर रहा, इसका आंसर बताइए। टैक्स वाइसी और टैक्स इलास्टिसिटी के बीच क्या अंतर है। देखो यूपीएससी कोर टॉपिक लाया हूँ, बहुत कोर टॉपिक, जहाँ से यूपीएससी इस बार पूछना ही पूछा है। टैक्स वाइसी पे कर कानून और दरों में बदलाव के प्रभाव को शामिल किया जाता है। टैक्स इलास्टिसिटी केवल कर आधार के स्वतः विस्तार को मापती है। बताओ, केवल का मतलब हमेशा गलत नहीं होता। यदि वाईसी वाईसी 1 से कम है तो यह कर प्रणाली में प्रतिगामी प्रवृत्ति को दर्शाता है। नो, समझ रहे हो भाई, बहुत हार्ड लेवल था, है ना। इसी तरीके से बना देगी ना यूपीएससी, वो बनाएगी क्योंकि करंट अफेयर के ही टॉपिक हैं सारे। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी भारत का एक्सचेंज रेट दर नीति पर। बताइए इसका आंसर। मैं थोड़ा थक गया हूँ इसलिए थोड़ा सा आप लोग पढ़िए। भारत ने प्रबंधित फ्लोट
अपना का तीनों लक्ष्यों के बीच एक मध्यम मार्ग चुना है। पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनता नीति के मुक्त पूंजी प्रवाह लक्ष्य को प्राप्त करती है। भारत स्वतंत्र मौद्रिक नीति को बनाए रखने के लिए एक्सचेंज रेट की स्थिरता का त्याग करता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपने पढ़े हैं 2 साल करंट अफेयर में ये सब चीजें कि नहीं पढ़ी? इस बस मैं एमसीक्यू ला रहा हूँ, आप करते जा रहे हो, तुक्का मार रहे हो। तुक्का मत मारना, बता रहा हूँ सही से करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लाया हूँ मैं, जो समझ लो कि आप 2026 में ना डायरेक्ट आने वाला है एग्जाम में। जो पढ़ लिया उसकी वाह है। चलो बताओ। जब बैंक ऑफ जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो भारतीय शेयर बाजार में वाली सेल ऑफ का खतरा बढ़ जाता है। बात सही है। यह ऑर्बिट्राज के सिद्धांत पर आधारित है। कैरी ट्रेड केवल मुद्राओं के बीच होता है, कमोडिटीज दोनों के बीच नहीं। ये बात है गलत। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आप जाके व्याख्या पढ़ लेना, एक बार एमसीक्यू अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसका आंसर बताओ सभी लोग। WTA के शांति खंड की सीमाओं पर विचार कीजिए। यह केवल उन सही पूछा, उन देशों पर लागू होता है जिनके पास पहले से सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम मौजूद है। इसके तहत देश कृषि सब्सिडी पर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए विवाद निपटान निकाय में नहीं जा सकते। याद कर लेना अच्छे से, ये लाइन है ना, मैं कह रहा हूँ अच्छे से याद कर लेना ये लाइन। यह निर्यात सब्सिडी पर भी पूर्ण बोला शब्दों से खेलता है यूपीएससी। सब समझा के रखा हूँ, शब्दों पे खेलेगा, कहाँ कहाँ यूपीएससी आपसे खेलने का प्रयास करेगा। बाकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, टैक्स एक्सपेंडिचर और राजकोषीय नीति का प्रभाव, बेसिक प्लस करंट का क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर। यह सरकार की वैकल्पिक लागत को दर्शाता है। उच्च टैक्स एक्सपेंडिचर का कर प्रणाली और अधिक जटिल बनाता है। इससे बजट में स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन के रूप में अलग से पेश किया जाता है। बात तीनों ही सत्य है। नहीं पता है अभी तक? देखो ये जो करंट अफेयर में आज आपको करा रहा हूँ, इसमें बेसिक प्लस करंट तो है ही, और इसमें एनसीईआरटी का तड़का ज्यादा है, इसलिए आपको एमसीक्यू थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं। जिसने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है उसको कुछ दिमाग से सब ऊपर जा रहा होगा, पहले बता रहा हूँ, एक बार दो बार रिवीजन जरूर कर लेना। ये तो है करंट अफेयर का प्योर टॉपिक। बताओ इसका आंसर। यह निपटान चक्र केवल उन प्रतिभूतियों के लिए उपलब्ध है जो इक्विटी सेगमेंट के शीर्ष 500 शेयरों में आती हैं। इससे निवेशकों को अपने मार्जिन का उपयोग करने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। यह बैंकिंग प्रणाली के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पर निर्भर है। चलो, इन्विटी फोरम और आईएफएससी की भूमिका के पास बैंकिंग, बीमा और प्रतिभूति बाजार तीनों को विनियमित करने का एकीकृत शक्ति है। इन्विटी फोरम का उद्देश्य फिनटेक का उपयोग करके ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देना है। यह फोरम केवल भारतीय फिनटेक स्टार्टअप के लिए नहीं, देशियों के लिए भी है। इसका 1 और 2। बाकी अगर आपने अभी तक ना पढ़ा हो तो व्याख्या और क्वेश्चन कर लेना। आपका काम यहीं से यूपीएससी के लिए हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो इससे कहाँ काम होगा, मुझे तो करना है पीएचडी, तो आप हैं फ्री। पीएचडी पूरी करके आइए और अपना 10 वर्ष को यूपीएससी में लगाइए। समझ लो, पीएचडी नहीं करना है, जितना बता रहा हूँ कई बार रिवीजन कर लेना है, अच्छे से चीजों को अच्छे से समझ लेना है। अगर समझ में नहीं आती है तो क्लास में कमेंट करना है कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थी, और यार टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हुई है, वहां बताइए कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं अच्छे से डायग्राम बना के उसमें डाल दूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। वरना अगले दिन जो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उनका एक ये 4 साइज पेपर लीजिए। एक 20 मई को एक मैं क्लास लाऊंगा, उसमें आएगा कि कंफ्यूजन क्या क्या हुआ है मेरी क्लास में, है ना। तो आप लिस्ट बना लीजिएगा, और उस लिस्ट को क्या करना है आपको 14 मई तक
सबमिट कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। 20 मई को पूरी क्लास ली जाएगी, लंबी, वो 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी उसमें, ठीक है। ये भी मैंने आपसे वादा किया है, तो इसको भी मैं अच्छे से करूँगा। बताइए इसका आंसर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये तो करंट अफेयर में टोटल रहा है, इसका क्या है आंसर। पर ब्याज देने से आरबीआई मौद्रिक नीति को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। देखो हाँ, सीधे पहुंचा सकते हैं, इस चीज को याद रखना। यह भौतिक मुद्रा के प्रबंधन और छपाई की लागत को कम करता है। हाँ, कम करता है, तो यहाँ अधिक सीधे, ये सब अब याद रखो सही है। रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के आने से बैंकों में जमा आधार के कम होने के जोखिम है, बात सही है, आंसर बी है। बाकी आप ये देखिए। चलिए, धन्यवाद। क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग जोड़िए, है ना। क्लास कैसी लगी, लाइक करिए, कमेंट